नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वाइटल नॉलेज एकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम शुरुआत करेंगे इतिहास की। और इतिहास के आधुनिक इतिहास वाले पार्ट को हम जानेंगे और जानेंगे कैसे यूरोपियों भारत में आए और भारत पर एकाधिकार कर लिया और उनसे आज़ाद होने के लिए भारत के लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ा, किसका कितना योगदान रहा और कौन कौन से आंदोलन हुए। तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं यूरोपियों का भारत में आगमन पर। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं ऐसे क्या कारण रहे कि यूरोपियों को भारत में आना पड़ा। तो सबसे बड़ा कारण था भारत के मसालों की आवश्यकता यूरोप में, क्योंकि वहां पर अत्यधिक सर्दियां पड़ती हैं और इन सर्दियां पड़ने के कारण वहां पर खाने के लिए जो मांस होता है उसको संरक्षित रखने के लिए भारत के और भारत के नीचे श्रीलंका और इंडोनेशिया में पैदा होने वाले मसालों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। दूसरा, उस समय पर भारत में मध्यकाल चल रहा था, उसी समय वहां पर पुनर्जागरण का युग चल रहा था। इस युग में वहां पर नई नई खोजें हो रही थी, जैसे हल्के जहाजों का विकास, दिशा सूचक यंत्रों का विकास। इन सब कारणों ने यूरोपीय लोगों को भारत की ओर आकर्षित किया और इसमें एक योगदान रहा मार्को पोलो जैसे यात्रियों का, जिन्होंने भारत की समृद्धि का वर्णन वहां के राजाओं के सामने किया और उन्होंने वहां के लोगों को भारत की ओर आने के लिए प्रेरित किया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। ये अफ्रीका और यहाँ से ऊपर हो गया अपना यहाँ पे हो गया ब्रिटेन, ये हो गया यूरोप, ये हो गया एशिया, ये हमारा भारत। ठीक है, और यहाँ पे अरब प्रायद्वीप और यहाँ पे एक रास्ता था, इसको बोलते थे कुस्तुनतानिया, कुस्तुनतानिया। ठीक है, और यहाँ पे था अपना आइबेरियन प्रायद्वीप पर पुर्तगाल। तो ये हमारी वर्ल्ड मैप। अब इससे समझते हैं यहाँ से ब्रिटेन से कैसे इनका आना हुआ, क्योंकि व्यापार तो मसालों की आवश्यकता तो पहले से ही थी और जब मसालों की आवश्यकता पहले से ही थी तो व्यापार तो पहले से ही चल रहा था। यहाँ से भारत के ऊपर से रेशम मार्ग चाइना से, और भारत का रेशम मार्ग पे अधिकार था, जो हम जानते हैं राजा कनिष्क द्वारा रेशम मार्ग का निर्माण कराया गया था। यहाँ से होते हुए कुस्तुनतानिया, जो वर्तमान तुर्की है, उस देश के रास्ते यूरोप में सामान को भेजते थे। तो ये रास्ता था जिससे एशिया और यूरोप के मध्य व्यापार होता था। अब यहाँ पर 1453 में, यानी इस साल की घटना ने इसको बिल्कुल बदल के रख दिया। इस साल कुस्तुनतानिया के रास्ते पर अरबों ने आक्रमण कर इस पर अधिकार कर लिया। किसने? ओटोमन साम्राज्य ने। तो 1453 में ओटोमन एम्पायर यानी साम्राज्य ने इस कुस्तुनतानिया के रास्ते पर अधिकार कर लिया और अधिकार कर लिया, और इधर से इटली का अधिकार था, और दोनों ने वहां पर कर को बहुत अधिक बढ़ा दिया, जिससे भारत का जो सामान था वो यूरोप में बहुत अधिक महंगा मिलने लगा। और यूरोप उस समय पर इतना समृद्ध भी नहीं था, नई नई खोजें चल रही थी। तो इसको देखते हुए यूरोपियों ने एक दूसरे मार्ग की खोज प्रारंभ की। उस इस क्रम में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो नाम आता है वह है बार्थोलोमा डियास। बार्थोलोमा डियास,
1486 या 87 में बार्थोलोमा डियाज नाम का एक व्यक्ति भारत की खोज में निकला और ये यहाँ से यूरोप से निकलते हुए चक्कर लगाते हुए और यहाँ पर अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होप्स, केप ऑफ गुड होप नामक स्थान पर पहुंचा। सबसे पहला व्यक्ति कौन था? बार्थोलोमा डियाज। कब? 1486 में। किसकी खोज में निकला? भारत की खोज में निकला। लेकिन ये कहाँ पहुंचा? अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जा पाया। उसके बाद कोलंबस 1492 में कोलंबस ने भारत की खोज के लिए यात्रा प्रारंभ की। अब कोलंबस को यह पता था कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, और अगर मैं यहां से पश्चिम में चलूंगा तो चलते चलते पूरब में यानी इंडिया में पहुंच जाऊंगा। तो इसने यहां से चलना यात्रा प्रारंभ की और यहां पर जो कैरोबियन द्वीप है, कैरोबियन द्वीप है, यहां पर पहुंच गया। कौन? कोलंबस। कोलंबस पहुंचा, जिसको हम जानते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका ऊपर है। तो हम कैसे जानते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। लेकिन कोलंबस 1492 ईस्वी में भारत की खोज के लिए निकला था और उसने सोचा कि पृथ्वी गोल है, अगर मैं पश्चिम में चलूंगा तो यहां से घूम के पूरब में इंडिया को ढूंढ लूंगा। लेकिन कहां पहुंचा है? ये पहुंच गया नॉर्थ अमेरिका के द्वीपों पर, जिनको आज हम वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। और इस वेस्ट इंडीज का नाम इसीलिए ही पड़ा क्योंकि ये कहां से? यूरोप से पश्चिम में है, और पश्चिम होने के कारण इनको वेस्ट इंडीज नाम दिया गया। इसके बाद वास्कोडी गामा। वास्कोडी गामा नाम का व्यक्ति 1498 में 1498 में भारत की खोज के लिए निकला और ये यहां से चलते हुए केप ऑफ गुड होप होते हुए समुद्र के रास्ते से भारत के कालीकट के तट पर पहुंचा। कालीकट, केरल, केरल के तट पर पहुंचा। इस यात्रा में गुजराती व्यापारी अब्दुल इब्न मजीदी ने इसकी सहायता की और ये पहला व्यक्ति था जो समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा और इसी को कहा गया कि भारत की खोज कोलंबस ने की। लेकिन ऐसा नहीं था, भारत पहले से ही था, पहले से व्यापार भी होता था, लेकिन अंग्रेज ने इसको बोल दिया कि ये पहली खोज किसने की? वास्कोडी गामा ने की। ठीक है दोस्तों, तो आगे ये यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। बार्थोलोमा डियाज पहला व्यक्ति जो भारत की खोज के लिए निकला 1498 में। उसके बाद कोलंबस, जिसको हम बोलते हैं कि अमेरिका की खोज की। और उसके बाद वास्को डी गामा 1498 में। अब वास्को डी गामा कहां पहुंचा? कालीकट, केरल में। उस समय 1498 में, इस समय की अगर परिस्थितियां जाने तो उस समय राजा थे, अगर पुर्तगाल में देखें, पुर्तगाल के राजा थे इमैनुअल फर्स्ट। तो पुर्तगाल में किसका शासन था? इमैनुअल फर्स्ट का। जबकि भारत में, अगर भारत के राजा कौन थे तो भारत में थे राजा मोहम्मद महमूद लोधी, लोधी वंश का शासन था। उसके बाद अगर केरल में देखें, केरल में जुमरिन, गुजरात में महमूद बेगड़ा, बेगड़ा, बेगड़ा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दो दो घड़े दारू पी जाता था और गुजराती में बेगड़े का बे का मतलब होता है दो, गुजराती में बे को बोलते हैं दो, तो घड़ा मतलब दो घड़ा शराब पी जाता था, इसके लिए इसका नाम पड़ गया बेगड़ा। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, विजयनगर में नरसिंह सेकंड, उस समय
विजयनगर साम्राज्य में नरसिंह सेकंड की सत्ता थी। तो ये उस समय का राजा रहे जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा। और जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा तो कालीकट के तट पर, क्योंकि जमेरिन का शासन था, तो कालीकट के तट पर जमेरिन ने इसका भव्य स्वागत किया, जिसका विरोध किसने? अरब व्यापारियों ने किया, क्योंकि अरब व्यापारी जानते थे कि यूरोप में अगर यूरोपीय यहां पर आने लगे तो सीधा व्यापार करेंगे और जिससे अरब व्यापारियों के हित प्रभावित होंगे। ठीक है, तो ये रहा उस समय का शासनकाल। अब 1498 में वास्को डी गामा से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे इसकी सहायता किसने की? इसकी सहायता गुजराती व्यापारी, जिसका नाम क्या था? अब्दुल इदन मजीदी। सहायता की अब्दुल इदन मजीदी, एक गुजराती नाम का, क्योंकि यहां तक तो पहले आ चुका था बार्टोलोमा डियाज भी, लेकिन वो आगे नहीं जा पाया था, आगे का रास्ता जाने में उनको दिक्कत हो रही थी। तो इसमें सहायता की अब्दुल इदन मजीदी नाम के एक गुजराती व्यापारी ने, जो अफ्रीका में भारत से व्यापार करता था। ठीक है, इसकी मदद वास्को डी गामा को मदद की किसने? मजीदी ने। और इसके जहाज का नाम, कई बार एग्जामिनर इसके कौन से जहाज से ये भारत पहुंचा, तो इसके जहाज का नाम था गैब्रियल, साओ गैब्रियल। साओ गैब्रियल नामक जहाज से पहुंचा। और जब वास्को डी गामा भारत से पुर्तगाल पहुंचा तो सारे खर्च के बाद, जितना इसका सामान में आने जाने में खर्च लगा और जितना ये सामान ले गया, सब पैसा निकलने के बाद इसको 60% का फायदा हुआ। ठीक है, और ये बात इसने उस समय के राजकुमार, जो व्यापार करना चाहता था, मतलब जो खोज के लिए प्रेरित करता था लोगों को, उस समय के राजकुमार थे राजकुमार हेनरी द नेविगेटर। ये हेनरी द नेविगेटर को ये सब बातें बताई और इन्हें प्रेरित किया कि ये वहां से भारत से व्यापार करें। उसके बाद वास्को डी गामा दूसरी यात्रा 1503 में और तीसरी यात्रा 1524 में करता है, जहां इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था हमारा वास्को डी गामा के बारे में। अब देखते हैं पुर्तगाली कंपनी के बारे में। अब जब वास्को डी गामा ने पुर्तगाली राजकुमार को ये बात जाके बताई कि भारत से आने के बाद उसको 60% का फायदा हुआ और उसने भारत की समृद्धि की व्याख्या जो पुर्तगाली राजकुमार के सामने की, तो उनका लालच आना स्वाभाविक था। तो उसने कहा कि इसका फायदा उठाया जाए और वहां पर व्यापार करने के लिए एक कंपनी को भेजा। तो जो पहली कंपनी आई वो थी पुर्तगाली कंपनी। अगर इन कंपनियों के क्रम में देखें, कई बार पूछते हैं कि यूरोपीय नाविक, इनके आने के क्रम में सबसे पहले कौन सा आया? तो सबसे पहले तो हम जान चुके हैं पुर्तगाली। उसके बाद दूसरे नंबर पे आया डच। उसके बाद तीसरे नंबर पे ब्रिटिश। ठीक है, सबसे पहले हमारे यहाँ पे पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिस, फिर फ्रांसीसी, चौथे नंबर पर डेनिस और पांचवे पर फ्रांसीसी, और उसके बाद छठे पर स्वीडिश, यानी स्वीडन के जो नाविक थे वो भारत पहुंचे। तो ये क्रम हो गया यूरोपियन नाविकों का। अगर कंपनी के क्रम की बात करें, ये तो हो गया नाविक का। अगर कंपनियां, कौन कौन सी कंपनियां आई, तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई। उसके बाद यहां पे फर्क है, यहां पे ब्रिटिश दूसरे नंबर पर,
और डच तीसरे नंबर पर। नाविक में डच दूसरे नंबर पर थे, लेकिन ब्रिटिश कंपनी दूसरे नंबर पर आई। और फिर डेनिश और फ्रांसीसी और फिर स्वीडिश, ये कंपनियां भारत पहुंची। पुर्तगाली कंपनी 1503 में, ब्रिटिश कंपनी ये लगभग 100 साल के बाद, है ना, ये 1600 में भारत आई। डच 1602 में भारत पहुंचे। उसके बाद 1616 में डेनिश, 1664 में फ्रांसीसी और 1731 में कौन, स्वीडिश पहुंचे। तो ये क्रम था हमारे कंपनियों का, और ये था हमारे जो यहाँ पर नाविक आए। अगर इनके केंद्र की बात करें, यहीं पे इनका केंद्र भी देख लें। पहला केंद्र कंपनी ने कहाँ पे खोला, तो पुर्तगाली जो कंपनी थी उन्होंने पहला केंद्र कोची में लगाया। कहां पर, केरल। ठीक है, कहां पे लगाया, केरल में। ठीक, पुर्तगाली कंपनी 1503 में आते ही कहां पे लगाया, केरल में लगाया। उसके बाद अंग्रेजों ने पहला लगाया तो था सूरत में। ठीक है, 1603 में सूरत में लगाया, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया क्योंकि जहांगीर ने इसके काम को रुकवा दिया। उस समय मुगल सम्राट जहांगीर था, उसने क्या किया, इसके काम को रुकवा दिया। तो जो इनकी पहली कंपनी बन के तैयार हुई वो थी मुसलीपट्टनम, तमिलनाडु में, जो 1611 में लगी। ठीक है, लेकिन अगर कहें कि पहली शुरुआत कहां पे हुई तो वो होगा सूरत 1603 में, लेकिन कंपनी तैयार कहां पे हुई, ये हुई थी मुसलीपट्टनम में 1611 में। उसके बाद डचों ने मुसलीपट्टनम में ही 1605 में 1605 में मुसलीपट्टनम में लगा चुके थे। डेनिस ने ट्रैम्ब में लगाई, और फ्रांसीसी ने भी सूरत में। ठीक है, फ्रांसीसियों ने भी सूरत में 1668 में, और इन्होंने 1620 में। तो ये क्रम था हमारे कंपनियों का। पहले पहले केंद्र इन्होंने कहां स्थापित किए, तो यहां पर इन्होंने अपने केंद्र स्थापित किए। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी। अगर कंपनी का क्रम, पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। ठीक है, पहला केंद्र केरल में, कोच्चि में, केरल के कोच्चि में। ठीक है, 1503 में मुसलीपट्टनम में किसका, डच का और ब्रिटिश का, दोनों का मुसलीपट्टनम में। इनका काल 1605, इनका 1611। फिर ट्रम्बक में 1620 में डेनिश, और सूरत में जो लगाया 1668 में किसने, फ्रांसीसी ने लगाया। ठीक है, आगे देखते हैं हम पुर्तगाली कंपनी के बारे में। अगर इसकी बात करें तो पुर्तगाली कंपनी इस समय राजकुमार, क्योंकि सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं की रही है इसकी स्थापना में, तो थे हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर राजकुमार थे जिन्होंने इस कंपनी की स्थापना में बहुत अधिक योगदान दिया। और कंपनी का नाम, अगर इसके नाम देखें तो एस्टाडो द इंडिया। ठीक है, इसकी कंपनी का नाम था एस्टाडो द इंडिया। ये कैसी थी, क्योंकि सरकार के द्वारा स्थापना की गई है, सरकार के द्वारा स्थापित, तो कैसी कंपनी होगी, यानी सरकारी कंपनी थी। कैसी थी, सरकारी कंपनी। और सरकारी कंपनी होना इसके पतन का कारण रहा भारत में, क्योंकि ये भारत में इतनी बढ़ क्यों नहीं पाई, क्योंकि ये सरकारी कंपनी थी। और सरकारी कंपनी के होने के कारण सरकार का इस कंपनी में बहुत दखल था, और दखल होने के कारण अपने डिसीजन अपने आप या अपने निर्णय तात्कालिक रूप से अपने आप नहीं लेने पड़ते थे।
इन्हें निर्णय लेने के लिए पुर्तगाल की सरकार पर निर्भर होना पड़ता था, जो इनके पतन का एक मुख्य कारण रहा। अब इनकी स्थापना के क्रम में अगर हम देखें तो इन्होंने पहली फैक्ट्री, जैसा कि हमने बताया, इनकी पहली फैक्ट्री बोले तो उस समय पर गोडाउन होते थे। गोडाउन यानी माल को ले जाके एक जगह इकट्ठा कर लेते। अब ऐसी फैक्ट्री तो आज जैसे आजकल है ऐसी तो नहीं थी कि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग कुछ हो रहा है, कच्चे माल को बदला जा रहा है। उस समय पे फैक्ट्रियां कैसी थी कि यहाँ से पूरे देश से माल इकट्ठा किया और ले जाकर एक गोडाउन में बंद कर लिया, जिसकी किलेबंदी कर लेते थे, मतलब चार दीवारी कर लेते थे, तो उसको फैक्ट्री बोला जाता था। तो ये थे हमारे। अब इसके गवर्नर्स की बात करें, कंपनी के गवर्नर, ठीक है, या सीईओ। उस समय पर कंपनी के सीईओ, गवर्नर कौन कौन थे, तो इसके बारे में हम चार मुख्य गवर्नरों के बारे में जिक्र करेंगे, क्योंकि चार का योगदान बहुत महत्वपूर्ण, तीन का योगदान एक बहुत महत्वपूर्ण है और एक को हमें याद रखना है। किस लिए? क्योंकि जो पुर्तगाली कंपनी थी, जो पुर्तगाली लोग थे, वो भारत में सबसे पहले, ये तो हम जान चुके हैं, लेकिन ये सबसे बाद में भी भारत से गए। ये 1961 में भारत से गए, यानी सबसे अधिक समय तक रहने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिनका कार्यकाल 1505 से 9 तक था। उसके बाद हम पढ़ेंगे अल्फांसो डी अल बुकर, ये 1509 से 1515। उसके बाद काल रहेगा निर्वात का काल, यानी इस समय में कोई ऐसा घटना भी नहीं हुई, ना कंपनी ने ऐसा कुछ किया, ना ही कोई ऐसा गवर्नर आया जिसने कुछ अलग किया हो। तो फिर हम पढ़ेंगे नीनो डी कूना, 1529 से 1538 तक रहा। और उसके बाद जो चौथा हम पढ़ेंगे वो थे मैनुअल एंटीनो। कौन? मैनुअल एंटोनियो, जो 1958 से और 61 तक क्या रहे? गवर्नर है। ये कब का काल है? जब भारत से इनको भगाया गया, पुर्तगालियों को, क्योंकि 1961 तक पुर्तगालियों का गोवा, दीव दमन पर अधिकार था, यहाँ पर इनकी सत्ता थी। तो इनको ऑपरेशन विजय के द्वारा 1961 में भारत में आजादी के बाद भगाया गया। अंग्रेज तो 1947 में ही चले गए थे, लेकिन पुर्तगाली जो 1961 तक रहे, उनको 1961 में भगाया गया। तो उस समय जो यहाँ के गवर्नर थे वो थे मैनुअल एंटोनियो। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रांसिस्को, पहले गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये कंपनी के, इनके बारे में कार्यकाल 1505 से 1509। ये कंपनी के संस्थापक, यानी कंपनी की जो स्थापना हुई इन्हीं ने की। किससे? हेनरी द नेविगेटर से मदद से। उसके बाद जो इनके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना रही वो थी ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे हम कहते हैं नीले जल की नीति। अब ये नीति क्या थी? इसमें हम जानते हैं कि हिंद महासागर व्यापार का केंद्र था, और हिंद महासागर में भी क्या? हिंद महासागर के व्यापार पर अधिकार करना। इस पॉलिसी का मतलब था कि हमें हिंद महासागर, ये हिंद महासागर हो गया, इस पर एक अधिकार करना। और हिंद महासागर में भी मुख्यतः अरब सागर, ठीक है। इसके लिए अरब व्यापारियों से इनके कई युद्ध भी हुए। तो
जो ब्लू वाटर पॉलिसी का मेन रीजन था वो था कि हम अरब सागर पर व्यापार कर ले, और उस समय पुर्तगालियों पर अच्छी नौसेना भी थी। तो अगर इस पर अधिकार कर लेते हैं तो वो किसी का जहाज जाएगा नहीं, और जाएगा तो इनको शुल्क देगा। और जो शुल्क लेने की पद्धति थी नीले जल की नीति में, जो शुल्क वसूलने की पद्धति थी, इसको बोलते हैं कार्ड आर्मेडा। इस पद्धति को बोलते हैं कार्ड आर्मेडा, यानी हिंद या हिंद महासागर की जगह लिखे अरब सागर में जहाजों से कर वसूलना क्या कहलाता था? कार्ड आर्मेडा। ठीक है, तो ये हो गया इनके फ्रांसिस्को के काल की घटनाएं। तो इसमें क्या किया? सबसे इनकी महत्वपूर्ण क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी नीले जल की नीति। इसका उद्देश्य था हिंद महासागर के व्यापार पर एकाधिकार करना। और जिस व्यवस्था के थ्रू, मतलब जिस व्यवस्था के द्वारा ये हिंद महासागर या अरब सागर में जहाजों से कर की वसूली करते थे, इसको बोलते थे कार्ड आर्मेडा। ठीक, अब देखते हैं दूसरे गवर्नर अल्फांसो दी अरबुर्क। जो यहाँ के दूसरे गवर्नर थे वो थे अल्फांसो दी अरबुर्क। अल्फांसो डी अल इनका कार्यकाल 1509 से 1515 तक। अगर इनके बारे में जाने तो कंपनी के वास्तविक संस्थापक, यानी वास्तविक तौर पर कंपनी की स्थापना तो पहले ही हो चुकी थी जैसे मैंने पढ़ा, लेकिन कंपनी को मजबूत कर देना और उसके कारोबार को व्यवस्थित कर देना, ये काम किसने किया? ये किया अल्फांसो डी अल्बुर्क ने। इन्होंने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने को प्रेरित किया, या ठीक है, इन्होंने कहा कि भारतीय पुरुषों को, वो पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से शादी करनी चाहिए, जिससे उनकी जनसंख्या यहाँ पर बढ़ सके और वे अपने ईसाई धर्म का प्रचार कर सके। ठीक है, और इनके कार्यकाल की घटना देखें तो 1510 में गोवा पर अधिकार, 1510 में इन्होंने गोवा पर अधिकार किया। उस समय अगर यहाँ पे गोवा है तो इससे ऊपर और नीचे यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य था और इसके ऊपर बीजापुर। तो बीजापुर के विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय की मदद से इन्होंने, पुर्तगालियों ने बीजापुर के आदिल शाही वंश से, बीजापुर के आदि शाही वंश से विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय की मदद से पुर्तगालियों ने गोवा छीन लिया। ठीक है, इसमें कृष्णदेव राय ने किसकी मदद की? पुर्तगालियों की मदद की। क्यों? क्योंकि इन्होंने शर्त रखी कि आप जो भी घोड़े का व्यापार भारत में करोगे, जो अरबी घोड़े लाओगे, उसमें जो सबसे अच्छे घोड़े होंगे वो आप हमें दोगे। ठीक है, तो इसलिए उसने इनकी मदद की। उसके बाद 1515 की घटना। 1515 में हॉर्मुज और मलक्का जल संधि पर अधिकार। अब यहां पर यह हो गई हॉर्मुज जल संधि। ठीक है, अरब में व्यापार करने के लिए हॉर्मुज जल संधि, और इधर अंडमान सागर और जावा सागर को जोड़ने वाली मलक्का जल संधि। इन दोनों पर 1515 में किसने? पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया। अब आप देखिए
ये आज भी कितनी महत्वपूर्ण है, यहाँ से कितना व्यापार होता है, उस समय भी यहाँ पर उतना ही अधिक व्यापार होता था। और इन दोनों पर अधिकार करने का मतलब है कि उन्होंने हिंद महासागर की कुंजी प्राप्त कर ली, व्यापार की कुंजी प्राप्त कर ली, क्योंकि यहाँ से दोनों से अधिक व्यापार हो रहा है, यहाँ से तो घूम के कोई जाएगा नहीं, यहाँ से व्यापार होता था, तो यहाँ के व्यापार पर यहाँ तक अधिकार हो गया। और इंडोनेशिया से और जो अपना प्रशांत महासागर का जितना भी व्यापार है उस पर भी अधिकार हो गया। तो आप देखिए उस समय पुर्तगाली कितनी अच्छी स्थिति में थे। तो ये रही अलबुर्ग की समय की घटनाएं। अगर इसके बाद अगले गवर्नर की बात करें तो वो थे नीनो डी कोना, जो 1529 से 1538 तक रहे। इनके शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण जो घटना थी वो था गोवा को हेडक्वार्टर बनाना। यानी इनका हेडक्वार्टर कहाँ से था, पहले इन्होंने कोच्चि बनाया 1503 में, जिसको 1530 में कहाँ स्थापित कर दिया, गोवा में। गोवा को क्या बना दिया, हेड क्वार्टर बना दिया। और 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया, ठीक है। जबकि 1559 में इन्होंने दमन पर भी अधिकार कर लिया, ठीक है। तो ये रही पुर्तगालियों की घटनाएं जो उनके पुर्तगाली गवर्नर के शासनकाल में रही। और अगर अब हम देखें कि पुर्तगालियों की भारत को देन क्या क्या रही, पुर्तगालियों की भारत को देन, भाई पुर्तगाली यहां पर रहे और कुछ क्षेत्र पे शासन भी किया, तो उन्होंने भारत को क्या क्या दिया, तो उन्होंने भारत को दिया 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। किसने कराई, पुर्तगालियों ने कराई। गौथिक स्थापत्य कला, यानी गौथिक आर्किटेक्चर, जैसे आजकल भवन निर्माण की शैली है ऐसे ही गौथिक स्ट्रक्चर है, मतलब ये भवन निर्माण की एक शैली है जिसको हम बोलते हैं गौथिक स्थापत्य कला। तो ये भी पुर्तगाल से आई। जहाज बनाने की नई तकनीक, जो जहाज बनाने की नई तकनीक वो कहां से आई, पुर्तगालियों से आई। और अफीम की खेती, अफीम की खेती भी पुर्तगाली भारत में लेके आए। भारत में नशे वशे से बहुत दूर थे, लेकिन पुर्तगाली ही अफीम की खेती यहाँ पर लेके आए। तो ये थी जो भारतीयों की, वो पुर्तगालियों के शासन में भारतीयों को मिला। उसके बाद अगर देखें तो इनके पतन के क्या क्या कारण है, क्योंकि सबसे पहले आए थे, खुला मैदान था, सब कुछ यहाँ हासिल कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये यहाँ ज्यादा विस्तार नहीं कर पाए। इसका कारण क्या रहा, तो इसके कारण के बारे में देखें। पुर्तगालियों के पतन के कारण, अगर इनके हम कारणों के बारे में देखें तो इनका पहला कारण था पुर्तगाली कंपनी का सरकारी कंपनी होना। ठीक है, ये कारण क्यों था, क्योंकि ये तात्कालिक रूप पे निर्णय नहीं ले सकते। अब उस समय पे संचार का माध्यम इतना तो विकसित नहीं था। आज कोई घटना हो रही है तो तत्काल में निर्णय लेना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या था कि घटना तो आज हो रही है, यहाँ से फिर सरकार को पास सूचना पहुंचेगी, वहां से फिर डिसीजन लिया जाएगा, तो इस काल में काफी समय लग जाता था। तो इसके लिए एक पतन का कारण इनका ये रहा। दूसरा, पुर्तगाली सरकार को नए निवेश ब्राजील का मिलना, उपनिवेश, ठीक है, नए नए उपनिवेश ब्राजील का मिलना। अब ब्राजील भी
ब्राजील भी कहाँ है, ऐसी स्थिति में ही है, इक्वेटर गुजरती है, तो वहां पे भी जो यहाँ पे स्थिति है वही वहां पे स्थिति है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों इक्वेटर पे हैं। ठीक, तो वहां पे पुर्तगालियों को दूसरा उपनिवेश मिल गया, तो इन्होंने यहां से भी ध्यान थोड़ा अपना कम कर लिया। दूसरा, ईसाई मिशनरी का हस्तक्षेप, कैसा, भारतीय नागरिकों की जीवन शैली में उनका हस्तक्षेप करना, और जब भारतीयों को धर्म से अलग कर रहे थे तो उनका विरोध हो रहा था, तो उसके साथ में पुर्तगालियों को भी विरोध हो रहा था, तो ये भी एक कारण बना। एक कारण रहा इनका ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया जैसी शक्तिशाली कंपनी से सामना। ठीक है, तो एक कारण क्या रहा कि ईआईसी जो एक प्राइवेट कंपनी थी, अपने निर्णय तात्कालिक रूप ले सकती थी, और उसकी नौसेना भी उन्नत थी, तो उससे इनका सामना हुआ, और जिससे यहाँ पे कमजोर पड़ गए, तो इन्होंने इसी में भलाई समझी कि यहाँ से छोड़ के जाने में ही फायदा है, थोड़ा बहुत रखते हैं, बाकी ब्राजील में अपना निवेश करते हैं। तो ये थे हमारे पुर्तगाली जो भारत में आए और इन्होंने यहाँ पर शासन किया। तो आशा करता हूँ तो आपको मेरी क्लासें पसंद आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।